तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये एक नया यूनिट है आपका आरंभिक नगर करके इसमें दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। इसे भी देख लेते हैं। अगर बात करूं तो इसमें मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम देख लेंगे। इसमें देखिए कुछ तो आपका एनसीईआरटी का है, कुछ स्पेशली तौर पे मैंने कुछ ऐड किया है। ठीक है, ताकि जो है कुछ भी हमसे ना छूटे। तो देखिए नगर नियोजन की बात करें तो नगर की जो संरचना थी वो किस प्रकार की थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसमें देखिए पश्चिमी भाग जो था छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लैंग्वेज में दिया गया है प्योर। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसे क्या कहा गया है, नगर दुर्ग कहा गया है। ठीक है, अब नगर दुर्ग है तो देखिए पश्चिमी भाग ऊंचाई पर बना हुआ है, तो यहाँ जो है मुख्य रूप से शासक लोग निवास करते थे। आपका जो पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ठीक है, तो यहाँ जो थे आपके श्रमिक लोग, व्यापारी लोग, जो सामान्य जन लोग थे वो निवास करते थे। यहाँ दोनों हिस्से की जो चार दीवारी हैं पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, आपका नगर दुर्ग का भी और निचला नगर का भी। देखिए वीडियो में हम बात करें आगे, देखिए ये मैंने कुछ अपने जो है अपने तरफ से ऐड किया है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। इसमें देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही है। ठीक है, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में भी था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ये नगरीय सभ्यता थी, जिसका विस्तार आपके ये जो मुख्य रूप से आप सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं ना, तो उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वो भारत में है थोड़ा बहुत, और पाकिस्तान में भी है। ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और उधर आपके अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है अवशेष मिले हैं। ठीक है, पुरातात्विक खोजों के द्वारा। तो अगर इसकी भौगोलिक विस्तार की बात करें तो हम इस सभ्यता की, तो इसमें देखिए पूर्वी स्थल जो था इसका मेरठ था। क्या नाम था इसका, आलमगीर, जो कि मेरठ में स्थित था। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसका ईस्ट क्षेत्र है, ये देखिए मेरठ तक का है आपका आलमगीर। पश्चिम में सतकान गेंडोर है करके बलूचिस्तान में है ये जगह आपकी वेस्ट साइड में। नॉर्थ में बात करें तो माणा है, जम्मू कश्मीर की एक जगह वहाँ, और दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक। कहाँ, दायमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा इनको भी। देखिए आगे वीडियो में हम देख लेते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा तो ये देख लेंगे हम कि उसकी खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई। ठीक है, हड़प्पा की बात करें तो ये आपका पंजाब प्रांत में स्थित है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, खोज का मतलब मेरा है यहाँ पे जो कार्य हुआ था, हमें स्टार्टिंग में पता चला कि इस जगह पे अवशेष मिले हैं। तो पुरातात्विक जो विभाग के द्वारा जो खोज की गई, उसके जो निरीक्षक थे उस स्थान पे, जो ये जिनकी देख रेख में ये खोज हो रही थी, वो थे दयाराम साहनी जी। और कब हुई ये खोज, 1921 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा जो स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये भी आपका सिंध प्रांत में स्थित है, लरकाना जिला पाकिस्तान में, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी, खोज आरंभ हुई थी मतलब वो 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जहाँ जब इसका जो है पुरास्थल की जानकारी मिली हमें, तो इसके जो किसके द्वारा की गई खोज इसकी, राखन दास बनर्जी के द्वारा। कुछ अन्य स्थल भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। पूरे स्थल कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित,
स्थित है, मैं आपको पूरा बताऊंगा उसमें। इसमें देखिए लोथल आगे ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, और भोगवा नदी करके है, वहाँ जो है पूरा स्थल स्थित है ये। आगे बात करते हैं हम राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। आपकी कालीबंगा राजस्थान में है ये क्षेत्र, घग्गर नदी पे। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए माणा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी पे, ठीक है। इसकी खोज की गई थी 1982 ईस्वी में एमपी जोशी के द्वारा, सॉरी जेपी जोशी के द्वारा, उत्तराखंड का याद आ गया मुझे। तो इसमें देखते हैं अगला जो है रोपण। रोपण जो क्षेत्र है ये पंजाब में स्थित है, सतलज नदी पे, और इसकी जो खोज की थी वो यक्षदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला जो है आपका सनका गेंडूर करके दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान, और नदी जो कौन सी है, दाक्ष्य नदी है ये। कुछ अन्य स्थल हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए बालाकोट जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान, अरब सागर के किनारे स्थित है। आलमगीर ये मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी। रंगपुर जो है आपका काठियावाड़ गुजरात में स्थित है, भादर नदी पे किनारे, मतलब समझ लीजिएगा उसे। कोट दीजी ये सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। चान्होदड़ो ये जो है सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध नदी के किनारे। और सुरकोटदा कच्छ गुजरात में स्थित है। ये कुछ पुरास्थल क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ जो है पूरा ये नगरीय सभ्यता फैली हुई थी। इतने क्षेत्रों में जो है नगरीय सभ्यता फैली हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए कुछ नगरीय संरचना के बारे में हम जानते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए घर के जो नगर थे 1 या 2 मंजिला थे, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे में अलग स्नानागार थे। नगर में जो थे नाले जल निकासी के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। पत्थरों की मोहरें जो थी वो आयताकार थी, जिसमें जानवरों के चित्र भी बने होते थे। तांबे का आयात जो किया जाता था यहाँ पे, वो आज के राजस्थान से किया जाता था, राजस्थान क्षेत्र से, और पश्चिमी देश ओमान से भी किया जाता था। अर्थात इससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। देखिए कांसे का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो तांबा और टिन के मिश्रण से कांसे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसका जो आयात होता था टिन का, इसमें टिन का आयात होता था जो वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो था आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था, ठीक है, जो अब का आधुनिक कर्नाटक है वहाँ से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान से, वो अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ अगर बात करें विदेशी व्यापार की। देखिए अब हम आगे बात करते हैं हड़प्पा नगर के जो स्थल मिले हैं उनके बारे में। जो स्थल हैं वहाँ से क्या क्या हमें जो है जानकारी प्राप्त हुई है, क्या क्या हमें जो है पुरातात्विक खोजों के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। तो उसमें देखिए हड़प्पा, ठीक है, यहाँ सबसे पहले खोज हुई थी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसीलिए उसे जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई सिंध प्रांत में है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा को जो है अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के निवासियों का बहुत बड़ा भाग जो था वो व्यापार में और तकनीकी उत्पादन में जो है संलग्न था, ठीक है। मतलब इस तरीके के कार्य करता था
चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो तकनीकी उत्पाद हो। तो साथ ही देखिए यहाँ धर्म के कार्यों में भी संलग्न था हमारा हड़प्पा नामक जो स्थल से जो हमें जानकारी मिली है। मोहनजोदाड़ो, देखिए इस स्थल से जो है हमें विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। एक विशाल अन्नागार भी यहाँ प्राप्त हुआ है, अर्थात जो अनाज का जो भंडारण के लिए यहाँ भंडारण भी किया जाता था। यहाँ से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। नगर निर्माण के लिए जो उपयोग की जाती थी, ईंटें उपयोग की जाती थी और साथ ही प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था नगरों के निर्माण में। आगे कुछ और स्थल हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। ये कि धौलावीरा। धौलावीरा जो है, इसकी स्थिति की बात करें तो कच्छ इलाके में खादिर बेट के किनारे यह नगर बसा था। ठीक है, तो यहाँ जो है साफ पानी थी और जमीन भी उपजाऊ थी यहाँ की। नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, नगर का जो विभाजन किया गया था वो 3 भागों में किया गया था। अगला जो हमारा स्थल है वो है कालीबंगा। यहाँ देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और एक जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल गुजरात की बात करें तो ये जो स्थल है आपके गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। ये जो है महत्वपूर्ण केंद्र था किसका, पत्थरों, शंखों और धातु निर्माण का। ठीक है, अच्छा तराशने का, पत्थरों को या शंखों को या धातु निर्माण करने का। उसी के साथ ही जो है लोथल से हमें एक भंडार गृह भी प्राप्त हुआ है। यह जो था एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, यहाँ लाल काले मिट्टी के बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं और एक बड़ा पोतगाह भी जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए हमारी एनसीईआरटी में फेंस करके दिया गया है एक शब्द, इसे भी हम देख लेते हैं। कृत्रिम रूप से निर्मित, जिसे स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद कर मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। फेंस से माले मालाएं जो होती हैं और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हमारी जो एनसीईआरटी में बताया गया है कि इस सभ्यता का जो अंत लगभग 2900 साल पहले हुआ और नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये थी कुछ जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।